नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी मुंबई के सेशंस कोर्ट से, जहां पर टाड़ा अदालत में चौथे माले पर मुंबई के 93 के बम धमाकों का फैसला होने जा रहा है। ये दरअसल दूसरा पड़ाव होगा इन फैसलों का। इससे पहले 127 जो इसमें एक्यूज थे उसमें से 100 आरोपियों पर फैसला हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट तक इसकी सुनवाई हो चुकी है और इसमें मुख्य आरोपी याकूब मेमन को फांसी भी चढ़ाया जा चुका है। अब ये जो दूसरा पड़ाव है उसमें वो 7 एक्यूज हैं, वो 7 आरोपी है जो फरार हो गए थे और 2000 के बाद अलग अलग सालों में उनको मुंबई ले जाया गया। उसमें से प्रमुख है अबू सलेम, और अबू सलेम का ये दूसरा कन्विक्शन होगा अगर आज उनको कन्विक्ट किया जाता है मुंबई के 1993 में हुए सीरियल बम धमाकों में। दरअसल अबू सलेम का ये दूसरा मामला है। इससे पहले प्रदीप जैन, बिल्डर प्रदीप जैन के मर्डर के मामले में उनको दूसरा ऐसा बड़ा फैसला हो सकता है। लेकिन मुंबई के लिए ये काफी अहम फैसला, क्योंकि वो 7 आरोपी जो बम धमाकों के बाद मुंबई छोड़ पाकिस्तान कोई दुबई भाग गए थे और आखिरकार मुंबई पुलिस उनको यहां ले आ पाई। 2012 से यह ट्रायल चल रहा है और आखिरकार अब फैसले की घड़ी आ चुकी है। धमाकों के 24 साल बाद मुंबई ब्लास्ट केस में आज दूसरा बड़ा फैसला आने वाला है। टाडा कोर्ट 24 साल पहले हुई आतंकी साजिश के मामले में 7 आरोपियों पर फैसला सुनाएगी। ये सभी आरोपी 2002 के बाद गिरफ्तार किए गए थे, जबकि मामले की सुनवाई 1995 से चल रही थी। लिहाजा इन पर लगे आरोपों को धमाके के केस का दूसरा हिस्सा बनाकर अलग से सुनवाई की गई थी। जिन आरोपियों पर फैसला आना है उनके नाम है अबू सलेम, मुस्तफा दोसा, करीमुल्ला खान, फिरोज अब्दुल राशिद खान, रियाज सिद्दीकी, ताहिर मर्चेंट और अब्दुल कय्यूम। ये अभियुक्त तो जो 7 है, ये जब इसमें से 2 अबू सलेम और मुस्तफा डोसा, ये ट्रायल जब हमारी खत्म होने थी तभी इनको वो गिरफ्तार हो गए। अगर हम मेन ट्रायल में इनको चलाते थे तो शायद और कई साल अंतिम फैसला आने को लग सकता। इसलिए हमने एक सोच पूछकर एक फैसला किया था कि इनकी ट्रायल सेपरेट चलाई जाए और इसी पे आज हमें उम्मीद है कि इसका फैसला आएगा। अबू सलेम को 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पित करके भारत लाया गया था। सलेम पर न सिर्फ धमाकों की साजिश रचने बल्कि हथियार और विस्फोटकों को भरूच से मुंबई लाने और एक्टर संजय दत्त को देने का आरोप है। ये हथियार और विस्फोटक मुस्तफा दोसा ने भिजवाए थे। मुस्तफा दोसा आरोप है कि धमाकों की साजिश रचने की पहली मीटिंग मुस्तफा दोसा के दुबई स्थित घर पर हुई थी। उसके बाद ही दोसा ने मुंबई में AK-56 और विस्फोटक भिजवाए थे। मुस्तफा डोसा ने पहला लैंडिंग किया था AK-56 और एमिनेशन का दिघी जेट्टी पे। उसने 2 लैंडिंग्स किए। एक लैंडिंग टाइगर मेमन ने किया था और ये सब लैंडिंग करने के बाद में उन्होंने 12 मार्च 1993 को बम ब्लास्ट करवाए। मामले के तीसरे आरोपी करीमुल्ला खान पर आरोप है कि उसने अपने एक दोस्त को पाकिस्तान में हथियारों की ट्रेनिंग के लिए भेजा था। उसने भी हथियारों और RDX को महाराष्ट्र के शेखाड़ी में भिजवाने में मदद की। फिरोज अब्दुल राशिद खान आरोप है कि दुबई में धमाकों की साजिश वाली मीटिंग में फिरोज भी शामिल हुआ था। साथ ही उसने भी हथियारों और विस्फोटकों को भारत भिजवाने के लिए कस्टम और पुलिस अधिकारियों से साठगांठ की। बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद में दुबई में कंस्पायरेटरी मीटिंग्स हुई थी, जिसमें दाऊद इब्राहिम, अनीस इब्राहिम, डोसा ब्रदर्स, टाइगर मेमन एंड ऑल अदर गैंगस्टर्स ऑफ मुंबई, ये सब लोग वहाँ पे शामिल हुए थे और उन्होंने ये डिसाइड किया था कि कुछ आर्म्स एंड एमिनेशंस बॉम्बे को भेजे जाएंगे एंड दे विल टेक द रिवेंज। रियाज सिद्दीकी आरोपी रियाज ने भरूच में अबू सलेम को मारुति वैन दी थी, जिसका इस्तेमाल धमाकों में किया गया था। अब्दुल कय्यूम दाऊद के दुबई वाले दफ्तर का मैनेजर था। सलेम ने अपने बयान में कहा है कि जो विस्फोटक वो भरूच से लाया था वो कय्यूम और अनीस इब्राहिम के थे। 7वें आरोपी ताहिर मर्चेंट पर कई आरोपियों को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजने का आरोप है। वकील फरजाना शेख इन 7 में से 2 आरोपियों की वकील है।
जहाँ तक सवाल उठता है कि वो नॉलेज उनको नहीं थी कि उसमें क्या आना है या अबू सालेम क्या लेके आने वाला है, वो तो उनकी ना जान पहचान बताइए ना वो अबू सालेम से खुद मिले हैं, तो सवाल ही नहीं उठता है। तो ये हमारा व्यू, हमारा आर्ग्यूमेंट था कि उनका कोई लेना देना नहीं है इस सारे एपिसोड से। 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए सीरियल बम धमाकों में 297 लोग मारे गए थे और हजारों लोग घायल हुए थे। इस मामले में 189 लोगों को आरोपी बनाया गया था। 2006 में सजा सुनाई गई थी, जिसके तहत याकूब मेमन को 2015 में फांसी दे दी गई थी। केस के दूसरे हिस्से का फैसला आज होना है, लेकिन मुंबई को दहलाने के असल जिम्मेदार दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन समेत 87 आरोपी अब भी फरार हैं। मुंबई से विद्या के साथ आज तक। तो 12 जगह पर 1993 में 13 मार्च को ये धमाके हुए थे और उसके बाद से लगातार ये ट्रायल चल रही थी और उसका पहला पड़ाव 2007 में पूरा हुआ और ये दूसरा पड़ाव आज पूरे होने जा रहा है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ है दीपक सालवी जो सीबीआई के स्पेशल काउंसिल है, उसके साथ ही हमारे साथ पूर्व विशेष सरकारी वकील उज्जवल निकम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कीर्ति अजमेरा है जो 1993 के बम धमाकों को नजदीक से देख चुकी है, खुद एक विक्टिम रह चुकी है इस मामले की। दीपक सालवी सर के पास पहले चलते हैं। सालवी सर, आपने ये पूरा ट्रायल कंडक्ट किया था, 2012 से ये ट्रायल चल रहा था। ऐसा लग रहा था एक समय पे कि ये ट्रायल जो 7 लोगों के खिलाफ चला था, जो कहीं ना कहीं फ्यूजिटिव थे, बाहर भाग चुके थे और उनको मुंबई लाया गया था, उनके खिलाफ ये ट्रायल चलाना काफी मुश्किल होगा। एविडेंस का मामला था, पुराने एविडेंस की बात थी। कई बार कोशिश की गई इनके तरफ से भी कि उसको और देरी की जाए। किस तरीके से ये हैंडल किया गया? इसमें बेसिकली पहला क्वेश्चन जो रेज किया गया था, जो डिफेंस की तरफ से रेज किया गया था कि ये पहला जो पार्ट ऑफ ट्रायल था दैट वाज ओवर, और उसके बाद में जो भी एविडेंस उस ट्रायल में हुआ था वो हम लोग यूज़ नहीं कर सकेंगे इन एक्यूज के अगेंस्ट, ऐसा उनका डिफेंस था। एंड दूसरा डिफेंस मुस्तफ़ा डोसा ने ये लिया था कि जब इन लोगों की एब्सकॉन्डर्स लिस्ट डिक्लेयर हो गई थी, उस टाइम पे जो लिस्ट के साथ में नाम दिए थे उसमें मुस्तफ़ा डोसा का नाम नहीं था, क्योंकि उस वक्त तक किसी ने मुस्तफ़ा डोसा का नाम नहीं लिया था। ये दो चैलेंजिंग क्वेश्चंस ऑफ लॉ थे जो हम लोग ने डील किए हैं और उसमें सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन कोर्ट को दिया है। उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं अभी इसी वक्त जब तक कोर्ट का निकाल नहीं आता, रिजल्ट नहीं आता, मैं एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं समझता और वो उचित भी नहीं होगा। लेकिन एक्स्ट्राडिशन था, आपने देखा होगा 7 में से करीब सारे जो एक्यूज्ड है उनका एक्स्ट्राडिशन हुआ था मुंबई में और उसके बाद ये ट्रायल शुरू हुआ था। कितना मुश्किल था कि जिस तरीके से जो एविडेंस उनके खिलाफ कोर्ट में आपने रखा, क्योंकि टाडा में आप सबको पता है कि जो एक्यूज का स्टेटमेंट है उसको भी एक एविडेंस के तौर पर देखा जाता है, लेकिन कोरैबोरेट करना पड़ता है उसको, पुराने जजमेंट के एविडेंस को भी उसमें आपने जैसे कहा कि उसको इस्तेमाल किया गया। ये क्या आपको लगता है कि मुश्किल साबित हुआ था और इसी के वजह से 2012 से 17 तक 5 साल इसमें बीत गए? सालवी सर? नहीं, मुश्किल तो वो नहीं था। मुश्किल चीज़ ये थी कि 2 अपील्स पेंडिंग थे, जो एक मुस्तफ़ा डोसा ने फाइल किया हुआ था और एक अबू सलेम ने फाइल किया हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थे। उसमें जो रिजल्ट्स आए उसके बाद में एक्चुअल ट्रायल शुरू हो गए, सेकंड पार्ट ऑफ ट्रायल। पहले एक ट्रायल के जो एविडेंस था वो यूज़ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशनल लिबर्टी दी थी कि ये जो एक्यूज अभी कोर्ट के सामने 7 है, वो जो पहले वाले जो 686 विटनेसेस थे उनको क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं। जो भी विटनेस को क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं उनकी वो लिस्ट ऑफ विटनेसेस देंगे। उसके मुताबिक मैंने एक एप्लीकेशन फाइल कर दी थी टाडा कोर्ट में कि इनका पूरा एविडेंस जो पहले का जो है, जो निकम साहब ने हमारे ट्रायल चलाया था, उनका ये पूरा एविडेंस रिकॉर्ड पे लिया जाए। और वो एविडेंस फिर रिकॉर्ड पे लिया गया और उसकी पूरी कॉपीज उनको दी गई और उन्होंने फिर उसको रीड करने के बाद में, जिसके लिए उन्होंने बहुत टाइम लिया था,
वो रीड करके बाद में उन्होंने एक लिस्ट ऑफ विटनेसेस हर एक ने दी थी। 2-3 लोगों ने लिस्ट दी नहीं, उन्होंने जरूरी नहीं समझा। बाकी जिन्होंने लिस्ट दी थी उसमें से एक ने पूरे 686 विटनेसेस को एग्जामिन करने की फिरोज अब्दुल रशीद खान ने ये एप्लीकेशन कर दिया था। इसलिए सारे जितने भी विटनेसेस अवेलेबल थे उनको सीबीआई ने प्रोड्यूस किया, और प्रोड्यूस करने के बाद में उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन हुई, और इसी के कारण बहुत सारा टाइम कंज्यूम हुआ है। जी, आपने निकम साहब की बात कही। निकम साहब हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं। निकम साहब, 1993 का बम ब्लास्ट का मामला और आपका नाम एक तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। 1.5 लाख पन्नों का ये पूरा जजमेंट था, जिसका इस्तेमाल इस जजमेंट में भी किया जाएगा। वहां पर जो आपने एविडेंस पेश किया था उसका इस्तेमाल यहां पर किया जाएगा। लेकिन उस वक्त हमको याद है कि जब ये करीब करीब मुश्किल माना जा रहा था कि जो लोग मुंबई छोड़कर, देश छोड़कर भाग चुके हैं, उनको कोर्ट के सामने पेश करना ये मुश्किल माना जा रहा था। ये कहीं ना कहीं यहां पर साबित होता है। सातों के सातों एक्यूज जो भाग चुके थे, पाकिस्तान जा चुके थे, कोई दुबई रहता था, कोई अबुधाबी रहता था, उनको यहां लाकर ट्रायल के सामने खड़ा करना कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं आप? ये बड़ी चुनौती थी, इससे मैं बिल्कुल सहमत हूं। और आज का फैसला एक अनोखा फैसला होगा। इसके 2 वजह है कि हमारे लीगल हिस्ट्री के इतिहास में पहली बार एक ऐसा पन्ना लिखा जाएगा कि जो ट्रायल खत्म होने के बाद भी उसका सबूत, एविडेंस जो दर्ज किया है वो लाइव रहेगा। यानी 93 के बॉम्ब ब्लास्ट को 14 साल लगे थे, आप सब जानते हैं, क्योंकि उसमें हमने 686 विटनेस को एग्जामिन किया था जी। और उस ट्रायल जब खत्म होने लगी थी, उसी दरमियान कोई आरोपी, अबू सालेम जैसे आरोपी को, मुस्तफा डोसा को लेके आने के बाद फिर ट्रायल और लंबी खींच सकती थी। और इसलिए एक हमने उसी वक्त उस ट्रायल में अर्जी दी थी कि ये ट्रायल कंटिन्यू रखी जाए, क्योंकि एक क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का एक प्रिंसिपल है कि एक ट्रायल खत्म होने के बाद उसको दी एंड लग जाता है, लेकिन यहाँ दी एंड पहली ट्रायल को नहीं लगा था। और उसी वजह से फिर जो सबूत हमने पेश किए थे उसमें से 400 विटनेसेस, दीपक जी ने सही कहा कि 400 विटनेसेस को उन्होंने रिकॉल किया आरोपी ने, और उसको क्रॉस एग्जामिन किया, और उनकी तरफ से करीबन 45 विटनेसेस डिफेंस ने एग्जामिन किए थे। मुझे लगता है कि आज 93 के बॉम्ब ब्लास्ट में अभी भी जो भगोड़े आरोपी है, अगर वो कानून की गिरफ्त में आते हैं, अगर हमारी पुलिस, सीबीआई, इंटरपोल अगर उनको गिरफ्त में लाती है, चाहे टाइगर मेमन हो, दाऊद इब्राहिम हो, और कुछ भी हो, मोहम्मद डोसा हो, तो वापस उनको यही सबूत पर ये उनको ट्रायल चलाई जाएगी। इसलिए मैं मानता हूं कि आज का फैसला एक ऐसा अनोखा फैसला उसका, ये बड़ी अहम बात है निकम साहब, जाएगी। और इसलिए मैं बहुत उपलब्धि मानता हूं जी साहिल। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आज जी का निकम साहब, ये बहुत अहम बात आपने कही है कि इसके बाद भी इसके कि क्या भगोड़े आरोपी कहां तक भाग सकते हैं। जी बिल्कुल, ये एक अहम बात आपने कही है कि अगर कल टाइगर मेमन भी मुंबई लाया जाता है तो पुराने एविडेंस को, जो पहले ही कोर्ट में ट्रायल में इस्तेमाल हो चुका है, उसको भी उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद निकम साहब आपसे हम जानेंगे कि किस तरीके से ये इंटरकनेक्टेड ट्रायल है, क्योंकि अबू सलेम के स्टेटमेंट में तो 1993 बम धमाकों के पार्ट 2 यानी जजमेंट के पार्ट 2 की आज बात होगी, और हमारी ये लाइव कवरेज आज तक पर लगातार चलती रहेगी। हमारे साथ उज्जवल निकम, जो पूर्व विशेष सरकारी अधिकारी इस मामले के थे, वो जुड़े हुए थे। वो बता रहे थे कि किस तरीके से फ्यूजिटिव एक्यूज को इसके आगे इस मामले में भी ट्रायल हो सकता है। इसके बाद भी अगर टाइगर मेमन यहां पर लाया जाता है तो पुराने एविडेंस को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्रेक पर जाने के पहले उज्जवल निकम साहब, हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से यहां पर जो 7 एक्यूज है उनका रोल, और इससे पहले जो एविडेंस आ चुका है उनमें से कई एक्यूज का रोल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। खास करके अबू सलेम की अगर हम बात करें तो अबू सलेम के स्टेटमेंट में संजय दत्त का जिक्र आता है, जिसको पहले ही सजा हो चुकी है। कितना पेचीदा मामला यह हो सकता था, क्योंकि याद है कि जब अबू सलेम को लाया गया था तब एक्यूज की तरफ से यह कोशिश की गई थी कि ट्रायल में ही, पहले वाले ट्रायल में ही वो ट्रायल ऐड की जाए ताकि वो और लंबा खींचे, इस तरीके की कोशिश की गई थी। किस तरीके से यह मामला पेचीदा हो सकता था? साहिल, एक बात जरूर ध्यान में रखना चाहिए
कि जब ये कॉन्स्पिरेटल मीटिंग दिसंबर 92 में दुबई में हुई थी और हमें इसका पता कुछ आरोपी ने जो इकबाली बयान दिया था, उसके आधार पर उन अभियुक्तों ने यह साफ बता दिया था कि दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन, मोहम्मद डोसा और फलाना फलाना और पाकिस्तान के लोग कुछ थे। और उन्होंने एक तय किया गया था कि आरडीएक्स आर्म्स एम्यूनेशन ये बम्बई में एक्सपोर्ट किया जाएगा और पाकिस्तान से आएगा, क्योंकि वहाँ हैंड ग्रेनेड का बॉम्ब्स हमें मिले थे। और इसके वजह से ये दिघी शेखाड़ी को लैंडिंग हुआ था। और जिन 7 अभियुक्त है, जिसमें से एक अबू सालेम है, तो अबू सालेम और उसके पहले जो संजय दत्त ने इकबाली बयान दिया था, तो संजय दत्त ने बात मान ली थी कि कुछ बॉम्ब ब्लास्ट के धमाके के पहले ये अबू सालेम एक मारुति टेम्पो में आया था, जिसमें AK-56 राइफल रखी थी, कुछ हैंड ग्रेनेड रखे थे। उनमें से संजय दत्त ने 12 पहले रखे थे, फिर 2 रखे, फिर 1 रख लिया और फिर वापस दे दिया, फिर AK-56 राइफल 1 रखती। तो ये सब जो कंसाइनमेंट थी, जो लैंडिंग दिघी शेखाड़ी का, ये दिघी शेखाड़ी का लैंडिंग का हमने वहां से स्टार्ट केस की थी। जब भी मैंने जो अभियुक्त मैंने जो एग्जामिन किए थे पहले ट्रायल में, जहां तक हमने 686 विटनेसेस एग्जामिन किए थे, उस वक्त हमने दिघी शेखाड़ी और अप्रूवर जो माफी के गवाह बने थे, उनमें से बात साफ जाहिर थी कि दिघी शेखाड़ी लैंडिंग, स्टोरेज ऑफ आरडीएक्स और उसके बाद किस तरह से बॉम्ब को अंजाम, धमाके को अंजाम देना, और इसी तरह कंटिन्यूटी चेन ऑफ एक्शन थी। और इसलिए एक आरोपी की एक नाकाम कोशिश ये रही पहली ट्रायल में, जो अभियुक्त पकड़े गए थे, कि उनको भी पहले ट्रायल में शामिल किया जाए। देखिए, पहले से ही लोग बहुत ये थे कि 14 साल 93 के बॉम्ब ब्लास्ट को लग गए, और अगर इन अभियुक्त को हम और ये मेन ट्रायल में डालते थे तो शायद मुझे लगता आज फैसला आता था। निकम साहब आपको रोकना चाहूंगा जी। निकम साहब आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा, एक छोटा सा ब्रेक हमको लेना पड़ेगा यहां पर, लेकिन इसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि कॉन्स्पिरेसी में, बम धमाकों की कॉन्स्पिरेसी में ये जो अक्यूज है उनको लाना कितना मुश्किल साबित हो सकता था। इस पर हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। हमारी लाइव